हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 क्या बोलते हैं हमें? चैप्टर 2 ये है कि स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में किसके बारे में बात की थी? स्थिर विद्युत क्षेत्र के बारे में बात किया था। ठीक है, और आवेश के बारे में बात किया था। हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव और धारिता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, ताकि इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ें बोल रही हैं, बेसिक चीज़ें, वो हमें क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। तो चलिए क्या बोल रहे, देखो। अध्याय 1 में हमने किसी बिंदु आवेश तथा आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा का अध्ययन किया है। बिल्कुल किया है हमने इस चीज़ को। ठीक है, इस अध्याय में हम विद्युत क्षेत्र ई को एक अन्य भौतिक राशि विभव, यानी कि जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, के पदों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब हम विद्युत क्षेत्र ई को ना एक अन्य भौतिक राशि में अध्ययन करेंगे। किस राशि में? विद्युत विभव वी। उसको क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। बिल्कुल, यह एक कौन सी राशि था? सदिश राशि था, है ना। तथा विभव को क्या बोलेंगे? हम स्थिर विद्युत विभव भी बोलेंगे। ठीक है, विभव को क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत विभव बोलेंगे। और जो विभव है वो क्या चीज़ है? एक अदिश राशि है। ठीक है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती थी वो क्या चीज़ है? आपका सदिश राशि होता था, लेकिन ये जो है क्या चीज़ है? आपका अदिश राशि होगा। आगे जो है चलकर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन, इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो फॉर्मूला आएगा उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक अदिश राशि है कि सदिश राशि। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को कि जो विभव है क्या चीज़ है? आपका एक अदिश राशि है, यानी कि इसके परिमाण तो होता है किंतु दिशा उसकी नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते जाइएगा। ठीक है, चलो। जब कोई जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल, है ना, क्या बोल रहे हैं? जब कोई बाह्य बल मतलब बाहर से जो बल लग रहे हैं वो किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल, जैसे हो सकता है वो स्प्रिंग बल हो या गुरुत्वीय बल हो, आदि के विरुद्ध ले जाता है। ठीक है, जैसे अगर इसमें बोलना क्या चाह रहा है? बाह्य बल ना, जैसे अगर किसी क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? हमेशा ऊपर की चीज़ों को क्या करता है? नीचे की तरफ खींचता है। तो हम क्या करेंगे? हम बाह्य बल लगाएंगे नीचे की तरफ से ऊपर की ओर, है ना। उस बल के विरुद्ध, किस बल के विरुद्ध? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम क्या करेंगे? बाह्य बल लगाएंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है? संचित होती है। जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं ना, वो बल जो है कि जो वस्तु है उस पर क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित होगा। ठीक है ना। देखो क्या होता है एक्चुअल में, हम क्या करते हैं, बॉल को ऐसे मान लो फेंक रहे हैं, तो एक अधिकतम ऊंचाई तक वो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जहां तक वो गया और वहां ऊपर में जो स्थिर हुआ ना, वही बस क्या होता है? आपका स्थितिज ऊर्जा जो है वो संचित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो फिर से क्या होता है? नीचे आपका गिर जाता है, जब बाह्य बल हट जाता है तो। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, जब वस्तु से बाह्य बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु जो है वो गति करने लगती है। ठीक है, नीचे आने लगती है, समझो। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से अगर आप समझोगे तो अगर बल हट जाएगा, बाह्य बल जैसे हम ऊपर फेंके थे बल लगाकर, अगर बल हट जाएगा यानी कि बल की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, तो चीज़ें जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, फिर गति करने लगती है तथा अतः उसकी जो गतिज ऊर्जा होने क्या होती है? वो गतिज ऊर्जा अब वृद्धि हो जाती है। ठीक है, पहले क्या हुई थी? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। अब क्योंकि बाह्य बल हट चुके हैं तो गति कर रहे वस्तु, है ना, नीचे की ओर गति कर रहे, मान लो गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें तो, है ना, तब उसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, है ना, तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? कमी हो जाती है। लेकिन वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो कुल योग है वो क्या होता है? नियत रहता है। ठीक है, मतलब जितनी जो है वो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हुई थी उतनी ही मात्रा में क्या होती है? गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यानी कि दोनों के अगर योग करें तो क्या होगी? कोई ना कोई नियतांक मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अर्थात क्या होती है? संरक्षित रहती है। इस प्रकार के बलों को हम क्या बोलते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि संरक्षी बल होता क्या चीज़ है, कि उस बल द्वारा किया गया कार्य अगर मतलब किसी बल द्वारा किया गया कार्य यदि पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी कि रास्ते पर निर्भर नहीं करता, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चीज़ को ले जाने के लिए अगर कोई बल लगाया जा रहा है, तो जो बल है वो उस वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो पथ है उस पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि पहला बिंदु और दूसरा बिंदु पर ही क्या करेगा? वो निर्भर करेगा। ठीक है, और इसे अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इस चीज़ों को समझ में आ गया थोड़े से? संरक्षी बल क्या होता है ना, संरक्षी बल आ गया। देखिए एक बार और,
संरक्षी बल को मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को मैं उठाकर यहाँ पर लाकर रख देता हूँ तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। हाँ, तो संरक्षी बल ये होता है कि जो मैंने जो कार्य किया, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया वो इस पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि वो इस बिंदु पर, पहला वाले बिंदु पर और लास्ट वाले बिंदु पर ही क्या करते हैं, आखिरी बिंदु पर ही वो निर्भर करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, संरक्षी बल कहलाती है, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, देखो इस प्रकार के बलों को क्या बोलते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। जैसे आपका स्प्रिंग बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, कूलाम बल हो गया, क्या चीज़ है, सब संरक्षी बल है, यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करता है चीज़ें, ठीक है। जितना चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ठीक। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसको आपको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। चलिए इंट्रो से ही स्टार्ट क्या करो, था वो समझ में अगर एक बार में नहीं आया तो उसको 2 बार पढ़ो, लेकिन इंट्रो से ही स्टार्ट करो। तो क्योंकि जो लिंक्ड रहता है, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर में आए ना, तो ये बताते हैं यहाँ पर इंट्रो की फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, अब सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बताती तो आपको रिलेटेड महसूस होता है, तो आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड लगता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा थोड़ा समझ में आया क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब जब हम बाह्य बल लगाते हैं ना, वही एक्चुअल में क्या होते हैं, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य यही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है आपको पढ़ना है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या चीज़ पढ़ना में, स्थिर विद्युत इसमें इंक्लूड हुआ है, ठीक है। देखो जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में द्रव्यमान की क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पूरा तो रहता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है ना, उसमें किसी भी द्रव्यमान मानते हैं एम है ना, उसके हम क्या बात करेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, स्थिर विद्युत में आवेशों की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, ठीक। इसके बारे में आवेशों के स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि विद्युत के बारे में बात हो रही है, देन हम आवेश के यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटा सा आपको क्या दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, ठीक ना, क्या चीज़ है आपका ई है, ठीक। अब मान लेते हैं कि यहाँ से ओ से लेकर आर दूरी पर क्या चीज़ है, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और रखा गया है, ठीक है, जिसके कारण क्या चीज़ है आपका दोनों क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को कैसे करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, तो इस तरफ क्या होगी, इसका विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा जो थ्योरी लिखा है ना, पहले उसको समझ लेते हैं, साथ साथ में इसको समझेंगे तो आपको क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। चलिए देखो क्या बोल रहे हैं, है ना, माना चित्र 2.1 में जो अभी दिखाया वो है ना, बिंदु ओ पर क्या है, प्लस कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है, जिसके कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। यदि इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्मॉल क्यू आवेश रख दिए जाए तो उस पर एक प्रतिकर्षण बल एफ ई कार्य करेगा, ठीक है। प्रतिकर्षण बल क्यों, क्योंकि दोनों प्लस क्यू आवेश है, प्लस कैपिटल क्यू और एक जो है वो प्लस स्मॉल क्यू, दोनों प्लस प्लस आवेश हैं, इस कारण से क्या होगा, दोनों में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल ई, ठीक है। विद्युत क्षेत्र डिनोट कर रहे किस क्या, ई जो है वो, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल क्या हो गया आपका, एफ ई है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। कार्य करेगा, जो क्या करता है आपका, जो प्लस क्यू आवेश से दूर ले जाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जो स्मॉल क्यू आवेश है ना, उसको जो है वो प्लस क्यू आवेश से क्या करेगा, ये दूर ले जाने का क्या करता है, प्रयास करते हैं, ओके। फिर इतना समझ में आ गया आपको ना, डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया थोड़ा बहुत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर डायग्राम को साथ साथ में देखते हुए इसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें बोल क्या रहे हैं, देखो यहाँ पर माना एक बाह्य बल, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी जो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में एक बाह्य बल होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी एक बाह्य बल मानेंगे। कैसे, देखो माना एक बाह्य बल जो है वो एफ एक्सटर्नल, ठीक है, आरोपित करते हैं, बाह्य बल आरोपित करते हैं, जहाँ पर जो एफ एक्सटर्नल होगी वो माइनस एफ ई होगी, यानी कि प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन इधर है, तो जो बाह्य बल लग रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इस क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस एफ ई होगा, ठीक है। दोनों क्या बोलते हैं, परिमाण में तो एक जैसे होंगे, एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है वो और जो एफ ई है प्रतिकर्षण बल, वो दोनों जो है वो परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है।
तो क्या बोल रहे हैं, जो प्रतिकर्षण विद्युत बल को क्या करता है, प्रभावहीन कर देता है। ठीक है, ध्यान से अब इसको फिर से डायग्राम में आ जाते हैं, है ना। डायग्राम प्लस ये जो थ्योरी लिखा है उसको दोनों को लिंक करके आप समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, हम क्या करिए, हमने माना क्या चीज़ की, ये प्लस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लग रहा था, यहाँ पर एक एफ ई स्मॉल नहीं कैपिटल ही है, एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, अब हमने मानकर चलो कि माना एक बाह्य बल है ना, बाह्य बल है जो कि क्या करता है, इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा आपका एफ ई एक्स टी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एफ ई हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इतना समझ में आ गया आपको, इधर हो रहा है ना ये कार्य, इधर हो रहा है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो है वो। ठीक, अब फिर से थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर इसमें आएंगे। ठीक है, कहाँ पास आए थे हम लोग, यहाँ तक हो गया। ठीक है, देखो अब क्योंकि एक बल जो है वो इस तरफ लग रहे हैं, है ना, जो प्रतिकर्षण बल है, और एक बल क्या कर रहे हैं, इधर लग रहे हैं, है ना, तो डेफिनेटली क्या होगा आपका प्रतिकर्षण विद्युत बल को प्रभावहीन करेगा, है ना। मैंने बताया था ना, अगर दो बल जो है वो, है ना, समझने की बात है एकदम। ठीक ना, अगर कोई यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, एक बल इधर से लग रहे हैं, ऐसे इस तरफ लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहे हैं, दोनों परिणाम में एक जैसे है। ठीक है, दोनों सेम परिमाण के बल लग रहे हैं, तो क्या होगा, ये वस्तु जो है यही का यही रहेगा, यानी कि इसका और इसका दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा जी, नष्ट हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि जो बाह्य बल लगा रहे हैं उसके कारण क्या होगा, आपका जो प्रतिकर्षण बल है वो प्रभावहीन हो जाएगा, यानी कि वो प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ, बस यहाँ पास ना, अर्थात आवेश प्लस क्यू को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में कोई नेट बल अथवा त्वरण कार्य नहीं करता है ना, क्योंकि हम किस तरफ से ला रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को हम इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ए बिंदु पर क्या चीज़ आपका प्लस क्यू आवेश है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्लस क्यू आवेश है उसको जो है वो हम ए से लेकर बी तक लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल का मान मतलब क्या होगी, प्रभावहीन होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस क्यू को क्या करें हमने, ए से लेकर बी तक मिलाए, है ना, तो बी तक मिलाए तो क्या हुआ, उस पर कोई त्वरण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई बल ही नहीं है इधर, और है ना, तो क्या होगा, उसमें कोई त्वरण ही नहीं होगा उत्पन्न। ठीक है, चलिए ठीक, अब उसके बाद देखो कहाँ पास पहुँचे थे हम, ये हो गया आपका कहाँ तक, हाँ, उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, इस स्थिति में आवेश पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है। बाह्य बल द्वारा जो कार्य कर रहा है, ठीक ना, वो जो है वो वैद्युत बल द्वारा, वैद्युत बल किधर कार्य करेगा, इस तरफ कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन जो बाह्य बल है वो इस तरफ कार्य करेगा, तो डेफिनेटली जब बल ही क्या चीज़ है आपका निगेटिव है, मतलब अपोजिट है, तो क्या होगा आपका जी, ये जो बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, एक बार और चीज़ों को समझिए, वैद्युत बल किधर कार्य कर रहे हैं, वैद्युत बल जो है इस डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, जबकि बाह्य बल किस डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। डेफिनेटली दोनों की जो दिशा है वो क्या चीज़ है आपका, अपोजिट है, तो दोनों द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो भी क्या होगा आपका जी, अपोजिट होगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है। ठीक है, तथा पूर्णतः आवेश क्यू की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं, संचित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कार्य है, यहाँ पर हम कार्य करेंगे क्या, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाएंगे। ठीक है, तो जो कार्य होगा वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही क्या होगा, संचित होगा। ठीक है, क्योंकि हम बाह्य बल द्वारा ही, हमने देखो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना, तो यही तो बाह्य बल द्वारा, मतलब ए से लेकर बी तक तो हिला रहे हैं ना, तो ये क्या चीज़ है, बाह्य बल है, बाह्य बल द्वारा कुछ कार्य हो रहे हैं, ये कार्य किसमें संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ है। फिर अब यदि बिंदु बी पर पहुंचकर बाह्य बल को हटा दिए जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अगर बिंदु बी पर पहुंच गया प्लस क्यू आवेश, तो हम बाह्य बल को हटा देते हैं, तब क्या होगा, है ना, तब विद्युत बल एफ ई परीक्षण आवेश क्यू को स्रोत आवेश प्लस क्यू से क्या करेगा, दूर, क्योंकि बाह्य बल को हटा दिया, है ना, तो जैसे पहले प्रतिकर्षण बल था वैसे ही क्या होगा, अब भी प्रतिकर्षण बल बना रहेगा, है ना। जब बाह्य बल था तो प्रतिकर्षण बल प्रभावहीन हो गया था, लेकिन अब बाह्य बल हट गए हैं तो जो प्रतिकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि जो कैपिटल प्लस क्यू है उससे जो है वो स्मॉल क्यू को क्या करेगा, दूर करने का प्रयास करेगा। ओके, तो जिससे क्या होगा, आवेश को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी, है ना, जिसका मान इस प्रकार होगा कि प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, संरक्षित होगा। सेम टू सेम हमने जैसे अभी इंट्रोडक्शन में पढ़े थे ना, उसको यहाँ पर क्या होगा, नोटेशंस के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए
चीज़ों को समझते जाइए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास आ जाते, ठीक है, ये वाला। ठीक, बाह्य बल द्वारा आवेश Q को A से B तक AB, ठीक है, यहाँ पर देखो बाह्य बल द्वारा आवेश Q को A से B तक AB बराबर क्या होगा, dr दूरी तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होगा, है ना। तो हम मान कर चल रहे हैं क्या, जो A से B तक की जो दूरी है वो क्या चीज़ है आपका dr है, ठीक ना। तो क्या होगा AB की वैल्यू क्या चीज़ है, dr दूरी तक लाने में किया गया कार्य ही होगा, ठीक है। अब कार्य की परिभाषा से हम क्या जानते हैं जी, कार्य की परिभाषा से हम जानते हैं बल गुना विस्थापन। तो कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बल और विस्थापन की बात हुई, फिर जो dr है ना, यही क्या चीज़ है आपका विस्थापन है, ठीक है। और बल कौन से लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर जो dwab है वो अल्प विस्थापन, क्योंकि हमने अल्प दूरी यहाँ से यहाँ तक किया, तो मानते उसके जो अल्प विस्थापन मतलब जो क्या चीज़ है अल्प कार्य होगा, थोड़ा सा कार्य होगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं क्या, जहाँ जो dwab वो है वो अल्प विस्थापन dr के लिए किया गया कार्य होगा, यानी कि अगर हम कार्य की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या चीज़, dwab इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू dr, जहाँ पर जो dr है वो क्या चीज़ है, A से B तक आवेश को लाने में जो है वो विस्थापन है, आवेश का विस्थापन है, और F एक्सटर्नल फोर्स है, और dwab जो है क्या चीज़ है आपका अल्प विस्थापन dr के लिए किया गया क्या चीज़ है आपके कार्य है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हो किस कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं, ए से लेकर बी तक लगा रहे हैं, यानी कि जो हमें ये इक्वेशन जो मिला है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या चीज़, देखो, अतः हमें जो WAB की जो वैल्यू होगी वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ A to B F एक्सटर्नल डॉट dr, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने जो पढ़ा था ना, क्या मतलब हमने देखा था अभी कि F एक्सटर्नल जो है वो क्या चीज़ है, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू है माइनस ऑफ एफ ई का, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एफ ई लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ए बी, और F एक्सटर्नल की जगह हो जाएगा आपका क्या चीज़, माइनस एफ ई डॉट डी आर, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि F एक्सटर्नल जो है वो किसकी इक्वल है, माइनस एफ ई की इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास क्या चीज़, कार्य, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो क्या चीज़ फिर थ्योरी में लिखा है, उसको स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, बिल्कुल है ना। अभी हमने देखा कि प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा था, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमने क्या किया, दूसरा बल लगाया बाह्य बल, जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है यही जो है क्या चीज़ आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर स्थित Q आवेश के कारण एक नियत स्थितिज ऊर्जा होती है, तथा आवेश Q को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में इन बिंदुओं पर आवेश की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के तुल्य होती है। थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करिए, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। फिर से थोड़ा से ओके, ठीक, इसमें क्या बोल रहे, देखो, आवेश Q को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में इन बिंदुओं पर आवेश की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के क्या होंगे, तुल्य वृद्धि करता है। मतलब बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा और बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा के अंतर के तुल्य क्या होंगे, इसकी जो है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होंगे, ठीक है। क्योंकि दो बिंदु हैं, A से लेकर B तक ला रहे हैं, है ना। तो A पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी और B पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, दोनों की अंतर ही क्या होगा आपका, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। इनकी यहाँ पर देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के तुल्य क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अर्थात इसको थोड़ा से आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करना है ना, मतलब इसको एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं, बल्कि आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक ना, समझना है कि इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं उसको, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखना, अर्थात ए से बी स्थिति ए व बी पर आवेश की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगी, अगर मान लेते हैं कि बिंदु ए पर क्या चीज़ है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है, अगर यू ए है, और अगर क्या चीज़ है बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितने हैं, यू बी है, तब जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, एक्चुअल में क्या चीज़ है आपका, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही डिनोट करता है। डेल यू इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स क्या होगा, डब्ल्यू ऑफ ए बी, क्योंकि वो किया गया कार्य ही होते हैं, ठीक है। किए गए कार्य ना बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर ही होती है, मतलब
क्या होती है, देखो हमने क्या पढ़ा कि बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अब चूंकि यहाँ पर कितने बिंदु था, 2 बिंदु था, तो मानकर चल रहे हैं कि अगर बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यू ए है, और बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यू बी है ना। तो जो स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर होगी वो क्या हो जाएगी, डेल यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, और वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ए बी, यानी कि डब्ल्यू ए बी को हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, दोनों एक ही मतलब है, ठीक ना। ये हो गया आपका, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो विस्थापन है वैद्युत बल एफ ई के विपरीत है, बिल्कुल वैद्युत बल किधर लग रहा है, इस तरफ, ठीक है। लेकिन हम बाह्य बल द्वारा ए को मतलब जो प्लस क्यू आवेश है उसको ए से बी तक यहाँ इधर ला रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो विस्थापन है वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो क्या होगा, वैद्युत बल के क्या होगा, वो विपरीत होगा। अतः विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगी, आपका ऋणात्मक होगी, ठीक है। जब क्या होगा, विस्थापन जो है वो विद्युत बल के विपरीत है, तो जो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। अर्थात माइनस डब्ल्यू बी, या उसको हम माइनस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी यादृच्छिक आवेश विन्यास की वैद्युत बल क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर का मान परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किए गए न्यूनतम कार्य के बराबर होते हैं, ठीक है। बार बार यही चीज़ आ रही है, आपको अच्छे से ये समझना है इस चीज़ को, क्या कि जो कार्य होते हैं एक्चुअल में वही क्या होती है, आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। बस यही इसके कॉन्सेप्ट हैं, है ना। आपको याद रखना है कि अगर हमें कहीं पर भी कुछ अगर स्थितिज ऊर्जा अगर निकालनी, मान लो, ठीक ना, फॉर्मूला उसका व्यंजक निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे, और जो कार्य ही होगा वही क्या होगी, आपका स्थितिज ऊर्जा होगी। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। हाँ, और ये भी समझ लो, चलो समीकरण 2 से जो अभी हमने निकाला, समीकरण 2 यू बी माइनस यू ए करके ना, यू ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी, ये समीकरण नंबर कितनी है, 2 है। तो बोल रहे हैं क्या, समीकरण 2 से निम्न 2 निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, किया जा सकता है। पहला निष्कर्ष है क्या, किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य केवल आवेश की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर ही निर्भर करता है। कार्य का मान उस पथ पर निर्भर नहीं करता है जिस पथ से आवेश को क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि ये जो है वो सिर्फ प्रारंभिक बिंदु यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु पर ही निर्भर करता है, ना कि इस पथ पर जिससे उस आवेश को, प्लस क्यू आवेश को लाया गया है, इस पर निर्भर नहीं करता, ठीक ना। क्यों, तो क्या हो जाएगा, ये निर्भर नहीं करता, जिससे होकर वो बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। अतः क्या हो गया, आपका एक संरक्षी बल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, संरक्षी बल है, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया समीकरण, जो मतलब जो समीकरण 2 से पहला जो निष्कर्ष निकला वो। अब जो दूसरा निष्कर्ष है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये है आपका दूसरा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किन्हीं दो स्थितियों पर स्थितिज ऊर्जा के अंतर, वही जो मैं बोल रहा था ना, डेल यू मतलब क्या चीज़ है आपका, स्थितिज ऊर्जा में अंतर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम यू बी माइनस यू ए बोलते हैं, ठीक है। यही क्या चीज़ है आपका, यही जो है वो आपका स्थितिज ऊर्जा में अंतर होता है, ठीक ना। तो बोल रहे हैं क्या कि किन्हीं दो स्थितियों पर स्थितिज ऊर्जा के अंतर का मान कार्य की ही क्या होते हैं, तुल्य होता है, ठीक है। इस चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है ना, कि दो स्थितियों पर, ए स्थिति है बी स्थिति है, तो दोनों की जो स्थितिज ऊर्जा में अंतर होती है उसका मान किस पर डिपेंड कर, किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सी, वो सब क्या था आपका, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस था, इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ठीक ना। बस इसमें से आपको किस कौन कौन सी चीज़ें समझनी, इतनी जो थ्योरी पोर्शन है उसमें कौन सी चीज़ें आपको समझनी है कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है ना। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो बाह्य बल द्वारा जो किए गए कार्य होती हैं वही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और जो डायग्राम था ना उस डायग्राम को अच्छे से समझना है, ठीक है। जो डायग्राम 2.1 था ना उसको क्या करना, आपको अच्छे से समझना है, बस इतना ही है इसमें काम, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन को आप पढ़े रहोगे तो थोड़ा सा आपको क्या रहेगा, आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसे होता है करके, ठीक है। क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड ही रहेगा, है ना। तो इस कारण से इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसको हमेशा पढ़ना ही चाहिए सबसे पहले, ठीक है। चलो।
चाहे उसमें से कुछ समझ में आए चाहे मत आए, लेकिन उसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं है ना, उसको 2-3 बार अच्छे से अगर पढ़ोगे उस पैराग्राफ को, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, और आई होप ये जो चीज़ें समझाने की जो कोशिश किया हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। देखो क्या चीज़ है, स्थिर वैद्युत विभव के अभिधारणा। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, टॉपिक जो भी स्टार्ट होते हैं, स्थिर वैद्युत विभव क्या चीज़ है और विभवांतर क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो परिभाषा में जाते हैं या फिर थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते चलो चलो, है ना। चलिए यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, स्थिर वैद्युत विभव आवेश विन्यास से संबद्ध विद्युत क्षेत्र का अभिलाक्षणिक गुण है। क्या बोल रहे हैं, आवेश विन्यास से संबद्ध विद्युत क्षेत्र क्या चीज है, एक अभिलाक्षणिक गुण होते हैं जिन अर्थों में द्रव स्थैतिकी में द्रव का तल, द्रव स्थैतिकी जिसमें हम पढ़ते हैं क्या चीज, द्रव का तल यूज करते हैं और उष्मा में ताप शब्द का उपयोग करते हैं, उन्हीं अर्थों में विद्युत में विभव शब्द का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार क्या करते हैं, द्रव स्थैतिकी पार्ट है ना, उसमें हम द्रव के तल का अध्ययन करते हैं, द्रव के तल, ठीक ना, द्रव के तल का अध्ययन करते हैं तथा उष्मा में जिस प्रकार ताप शब्द का उपयोग करते हैं, है ना, उष्मा में जैसे हम क्या करते हैं ताप का उपयोग करते हैं, सेम उसी प्रकार विद्युत में हम किसका यूज़ करेंगे, किस शब्द का, विभव का यूज़ करेंगे। ठीक ना, विद्युत विभव करके, ठीक, जो उसके अन्य चालक के साथ विद्युत संपर्क में होने पर वैद्युत की प्रवाह होने की दिशा पर निर्भर करता है। यानी क्या बोल रहे हैं, है ना, जो अगर क्या चीज़ है, दो चालक हैं, एक चालक और दूसरे चालक दोनों जो है वो विद्युत संपर्क में हैं, तो विद्युत धारा कहाँ किधर प्रवाहित हो रहे हैं उसकी दिशा पर निर्भर करता है विद्युत विभव, ये बोलने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब एक्चुअल हम इसकी परिभाषा पर आ जाते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत जो थ्योरी है वो। ठीक, चलो यहाँ पर देखो इसकी जो परिभाषा है इसको देखो। ठीक है, किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है यदि वह अन्य चालक के विद्युत संपर्क में है। ठीक है, ये जो उसमें लिखा था वही, ठीक ना, मतलब किसी चालक का विभव जो है वो उसकी वह विद्युतीय अवस्था है ना, जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है ना, कि विद्युत दिशा किस, विद्युत जो धारा है वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है इस बात पर निर्भर करते हैं। और कब करेगा, जब वह किसी अन्य चालक से विद्युत संपर्क में होगा तब। ठीक है, तो वही चीज़ है, किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है। ठीक ना, विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है, मतलब विभव पर निर्भर करता है क्या चीज़ आपका, कोई विद्युत मतलब जो धारा है वो किस तरफ प्रवाहित होगा। ठीक ना, यदि वह अन्य चालक के साथ क्या चीज़ है, विद्युत संपर्क में है। ठीक है, चलिए अब विभवांतर क्या होता है। ठीक ना, देखो चीज़ें जो है वो किसी को जो है वो जल्दी समझ में आता है, किसी को नहीं आता। ठीक ना, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज़ है जब तक आप उसको, हालांकि आपके पास प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होगी लेकिन अब लाइटिंग चीज़ है तो आपके घर में तो इस्तेमाल होता ही है। ठीक ना, लेकिन उसमें ना करके आप सीधा क्या करो, इमेजिन करने की कोशिश करो। जितनी ज़्यादा आप इसको इमेजिन करोगे ना, जितनी ज़्यादा आप इसको सोचोगे, आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी, है ना, और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर खाली आप दिमाग नहीं लगा रहे हो और सिर्फ क्या कर इसको पढ़ते चले जा रहे हो, परिभाषा को बस पढ़ते चले जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उसको इमेजिन करो, जो शब्द यूज़ किया है उसके लिए इमेजिन करो, जो वाक्य यहाँ पर बोल रहे हैं उसके लिए इमेजिन करो कि आपके पास कोई चालक है मान लो, तो उसमें विभव कैसी होगी, तो उसकी वह विद्युतीय अवस्था है कि जब हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित जो विभव है वो विद्युत प्रवाहित होने की दिशा को बताती है। कब, जब किसी चालक को हम क्या करते हैं, है ना, जब किसी चालक को क्या करते हैं दूसरे चालक में जोड़ा जाता है ना, तब हम क्या करते हैं उसको मतलब वो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा को बताता है क्या चीज़, आपका विद्युत विभव। तो आप चीज़ों को थोड़ा सी इमेजिन करके पढ़िएगा तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए विभवांतर देखते हैं। यदि एकांक धनावेश को विभवांतर, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं विभवांतर, विभव में अंतर, यही समझ में आ गया, विभव में अंतर। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, यदि एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इस कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अब एक्चुअल परिभाषा पर आ जाओ, सेम यही चीज़ है परिभाषा में भी, लेकिन थोड़ा सा वर्ड जो है वो अलग यूज़ किया गया। देखो, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलेंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या करेंगे, विभवांतर बोलेंगे। ठीक ना, मतलब यहाँ पर एकांक धनावेश की बात हो रही है। एकांक धनावेश को अगर क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, वो विभवांतर कहलाती है। ठीक है, विभवांतर कहलाती है ना। तो चीज़ें जो है यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, विभव की परिभाषा और विभवांतर की परिभाषा। ठीक है,
चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। देखो क्या बोल रहे हैं, दोनों बिंदुओं के मध्य किए गए कार्य जो है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा, हम अभी पहले देख चुके हैं, ठीक ना। यदि ए व बी बिंदुओं पर स्थिर विद्युत विभव VA और VB है मान लो, ठीक ना। अगर बिंदु ए पर क्या है विभव VA और बिंदु बी पर विभव जो मान लेते कितने हैं VB है, तो समीकरण 2 से एकांक धनावेश के लिए किए गए कार्य, जो भी समीकरण निकाले थे ना मैं 2, है ना, वहां से क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश में किए गए कार्य जो क्या हो जाएगी, एक्चुअल में इसकी क्या होगा आपका VB माइनस सॉरी ना, चलो ये हो जाएगा क्योंकि विभवांतर है तो यहाँ पर हो जाएगा ये VB माइनस VA इज इक्वल टू, क्योंकि एकांक धनावेश को क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ठीक है। तो हम A से लेकर B तक लाए थे अभी जो हमने डायग्राम दिखाया था उसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा WAB अपॉन क्या हो जाएगा आपका Q, है ना, कि एकांक धनावेश को हम क्या कर रहे हैं A से B तक लाने में किए गए कार्य, है ना, यही क्या चीज़ है आपका, ये जो है वो विभवांतर है, ठीक ना। तो विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q, या सिंपल अगर हम लिखना चाहें तो W अपॉन Q, यही क्या चीज़ है विभवांतर की फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो इस चीज़ को ना, देखो ये क्या चीज़ है जो हमने परिभाषा निकाला था, क्या चीज़, समीकरण 2 से UB माइनस UA इज इक्वल्स टू WAB, ये हमने निकाला था, ठीक है। तो नीचे हमने क्या किया, दोनों से डिवाइड कर दिया, किसको डिवाइड कर दिया Q से, ठीक है, दोनों में Q का हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जो है क्या बताएगी आपका, ये जो है वो VB माइनस VA को बताएगा, है ना, और ये जो है क्या बताएगा आपका, ओके ना, थोड़ा सा रुको, अच्छा, जो VB माइनस VA ही क्या चीज़ है आपका डेल V है, ठीक है, डेल V है। और सिंपल यहाँ से आप याद करना क्या, VB माइनस VA इज इक्वल क्या चीज़ होता है, WAB अपॉन Q होता है, यही क्या चीज़ है आपका विद्युत विभव की परिभाषा है, ठीक है। क्या क्या रिलेशन याद करनी है, ये VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q, ये आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे विभवांतर की विमाएँ क्या क्या होती हैं। तो विभवांतर की परिभाषा देखो क्या चीज़ है, WAB अपॉन Q, तो क्या होगा, W की जो विमा होगी और Q की जो विमा होगी हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, जो जो कटेगा उसको घटाएंगे, है ना, फिर क्या हो जाएगा आपका, किसका विमा मिल जाएगा, विभवांतर की विमा मिल जाएगी, ठीक है। तो WAB यानी कि कार्य की जो विमा होती है वो ये होती है कार्य की विमा, ठीक ना, क्या होती है ML2 T इनवर्स 2, ठीक है। अगर विमा निकालने के लिए नहीं आता तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, क्या कि W इज इक्वल क्या होती है आपका FD होते हैं, है ना, FD। अब F इज इक्वल क्या होती है MA होते हैं, है ना, त्वरण MA, M हो गया द्रव्यमान और A होता है पास क्या चीज़ त्वरण, और D का D विस्थापन, ठीक है। अब A होता है पास क्या चीज़, द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं, और ये क्या चीज़ है आपका, ए जो है वो त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, देन हम इसको लिख सकते हैं मीटर के लिए L और नीचे सेकंड स्क्वायर देखना, देन क्या हो जाएगा T स्क्वायर, और D यानी क्या चीज़ है विस्थापन को हम किसमें मापेंगे, मीटर में। तो मीटर के लिए क्या होता है नोटेशन, विमी सूत्र के लिए L होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ देखो M, ये दोनों को करेंगे L स्क्वायर हो जाएगा, और ये T स्क्वायर जो है ऊपर जाकर क्या होगा T इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी कि यही मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है, कि ML2 T इनवर्स 2, ठीक ना। तो जब आपको विमा मान लो याद नहीं है तो आप फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसकी नोटेशंस को यूज़ कर करके क्या कर सकते हो, विमा को आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कार्य की जो विमा होगी क्या हो जाएगी वो ML2 T इनवर्स 2, ठीक है। और Q की विमा, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम, Q इज इक्वल टू जानते हैं IT, और I को हम किस में नापते हैं एम्पियर में, दैट इज A, और T को हम किस में नापते हैं सेकंड में, दैट इज T। तो ये हो गया क्या चीज़ आपका, Q की विमा हो गई AT, है ना। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उसको काटो, जो जो चीज़ें बच रही हैं उसको बचाओ, और जो बचेगा वही क्या चीज़ है आपका विभवांतर की विमा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया देखो आप T इनवर्स 2 है क्या चीज़ आपका, T नीचे है, ठीक है, और यहाँ पर ML2, और यहाँ पर T इनवर्स 2 ऊपर में है और 1 नीचे है, 1 ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा -1, इसके साथ ऐसे हो जाएगा, तो -2 -1 दैट इज क्या हो जाएगा -3, यानी कि T की पावर क्या मिलेगा आपको -3 मिल जाएगा, T की पावर क्या मिलेगा -3 मिलेगा। तो ML2 T इनवर्स 3 और A जो है वो यहाँ नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा वो A इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं आपके पास क्या चीज़, विभवांतर की विमाएँ हो गई, ठीक है। आपको विमा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करोगे विभवांतर की परिभाषा डेफिनेशंस को याद रखना और उसकी फॉर्मूला को याद रखना, W अपॉन Q होता है करके, ठीक है। फिर W की परिभाषा याद रखना, यानी कि इसकी फॉर्मूला याद रखना FD होता है करके, फिर F की याद रखना MA होता है करके, बस उसमें आप क्या करोगे, आप उसकी
किस किस से नापते हैं उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखते जाएंगे। जिस द्रव्यमान को हम m से वो करेंगे मास है, त्वरण का मात्रक क्या होता है उसको लगाएंगे है। तो इस टाइप का आप क्या कर सकते हो, विमा को आसानी से निकाल सकते हो। फिर याद करने की आपको जरूरत भी नहीं होगी, सिर्फ आप फॉर्मूला को याद रखोगे तो आप वहाँ से विमा निकाल सकते हैं। ओके चलिए अब हम क्या बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर देखो जो इसका मात्रक होता है विभवांतर के जो मात्रक के लिए क्या करेंगे W अपन क्यू होते हैं। तो W का जैसे हमने वीमा निकाल के W की वीमा निकाले, Q का वीमा निकाले, तो इसे मात्रक के लिए क्या करेंगे जी, W की जो मात्रक होगी और Q की मात्रक होगी। तो W की मात्रक क्या होती है, जूल होते हैं, और Q की मात्रक क्या होते हैं, आवेश की मात्रक क्या होते हैं, कुलाम होते हैं, है ना। तो क्या हो गया इसका मात्रक, विभवांतर की मात्रक क्या होगी, जूल प्रति कुलाम हो गया, ठीक है। और जूल प्रति कुलाम को ही एक शब्द यूज करते हैं इसके लिए, वोल्ट का, है ना। यानी कि आपका जो विभवांतर की जो मात्रक हो जाएगी क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पर कहाँ गया ये, है ना। ये सारी पद्धति विभवांतर का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कुलाम, इसी क्या बोला जाता है, वोल्ट, यानी कि VC को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वोल्ट कहते हैं। ओके तो ये चीज़ें हो गई आपका, ठीक है। चलिए अब अगर हम 1 वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट क्या होगा, देखो 1 वोल्ट हो जाएगा आपका क्या की, क्योंकि क्या चीज़ आपका जूल बटे कुलाम था, तो उसको हम लिखेंगे हम 1 जूल और 1 कुलाम, यानी कि इसकी परिभाषा आपको बन जाएगी क्या चीज़, अतः यदि विद्युत क्षेत्र में 1 कुलाम आवेश को, जैसे एकांक आवेश होता था ना, एकांक धन आवेश, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 कुलाम आवेश, ठीक है। तो 1 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर क्या होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं आपके पास क्या चीज़, परिभाषा, ठीक है। तो सिंपल जो आपको फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप परिभाषा भी इजीली बना सकते हो, ठीक है। ठीक चलिए अभी सर क्या है थोड़ा देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है इसको करा देते हैं, ठीक है। चलिए ये देखो क्या बोल रहे हैं, एकांक धनावेश, किसको थोड़ा पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का स्थिर विद्युत विभव या विभव कहते हैं। विभव क्या चीज़ है, एक अदिश राशि है, ठीक है। विभव अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना, वैसी विभव राशि है, ठीक है। अच्छा जैसे अभी हमने विभव के लिए पढ़ा, क्या पढ़ा, विभव, है ना। विभव के लिए अभी हमने परिभाषा पढ़ा और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विभवांतर के लिए। तो विभव के लिए पढ़ी हमने विद्युतीय अवस्था के बारे में, कि वो क्या बताते हैं, विद्युत धारा की प्रवाहित होने की दिशा को बताता है, ठीक है। एक और नया परिभाषा ये होता है क्या इसके लिए, कि एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से लाएंगे, अनंत से, और विभवांतर में क्या होता था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। लेकिन यहाँ पर विभव में क्या होगा, विभव में हो जाएगा एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु का स्थिर विद्युत विभव या विभव बोलते हैं। और विभव क्या चीज़ है, एक अदिश राशि है, ठीक है। ये चीज़ें दूसरे परिभाषा है, ठीक ना, आप इसको भी अच्छे से याद रख सकते हो, है ना। विभव और विभवांतर में कंफ्यूज मत होना, है ना। विभव और विभवांतर लगभग एक ही जैसे परिभाषा है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जो विभव है उसमें हम एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आते हैं, जबकि जो विभवांतर है उसमें एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, ठीक है। बस इतना ही क्या चीज़ इसमें अंतर है, ठीक है, ठीक, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखो फिर से अब वही चाह रहे हैं, ठीक ना, वही ये चीज़ें जो है वो बस विभवांतर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो उसका विभव क्या हो जाएगा, ये, है ना। तो विभवांतर को हमेशा याद रखना, VB माइनस VA ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन विभव अगर रहेगा तो उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि दोनों के वैल्यू ही सेम होता है कि W/Q ही होती है, लेकिन अंतर सिर्फ ये होता है कि विभवांतर में हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच से होता है, और जबकि जो इसमें क्या होता है आपका, विभव में अनंत से हम आवेश को लाते हैं विद्युत क्षेत्र में। बस इतना ही अंतर है, ठीक ना, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ठीक। हाँ अब यहाँ पर ये वाली देखो क्या, कि स्थिर विद्युत विभव की जो प्रकार दिया गया है उस प्रकार को आपको देखना समझना है, ठीक है। देखो पहला जो है क्या चीज़ आपका धनात्मक विभव है, दूसरा जो है वो ऋणात्मक विभव है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर देखते चलते हैं धनात्मक विभव क्या होगा आपका। धनात्मक विभव की परिभाषा सबसे पहले अपने माइंड में रखो, क्या बोलते हैं कि अनंत से हम क्या करेंगे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे, ठीक है। तो उस पर जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे, ठीक। तो वही देखो क्या चीज़ है, धनात्मक विभव की
ओके, तो चलिए आज हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो स्थिर विद्युत विभव के प्रकार और उसके जस्ट आगे को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो जो है वो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।